लोगों ने फ्लूइड एक्युमुलेशन में या इंटरसेल्युलर एक्युमुलेशन में हमने बाकी पॉइंट्स क्लियर किए थे। हेमिसाइड्रिन क्लियर किया था। हेमिसाइड्रिन के 3 जो सब टाइप्स थे, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, पिगमेंटेशन, उसको हमने क्लियर किया था। अब उसके बाद हम लोग आगे क्लियर करेंगे एसिड हिमैटिन, जो कि हिमेजोइन बोला जाता है, जिसको इसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम डीपली थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, 3 पॉइंट और तुम्हारे इस टॉपिक में रह गए हैं, उसके बाद आपके ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एसिड हिमैटिन। एसिड हिमैटिन को हिमेजोइन भी बोला जाता है। ठीक है, एसिड हिमैटिन और हिमेजोइन ऑल्सो कॉल्ड मलेरियल पिगमेंट। इसको मलेरियल पिगमेंट भी बोला जाता है। जब मलेरिया का टेस्ट किया जाता है, कार टेस्ट, अगर ये एसिड हिमेनिस में पाया जाता है तो हम लोग मलेरिया पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, is a hemoprotein derived brown black pigment containing heme iron in ferric form in acidic medium। तो ये हीमोप्रोटीन जो है, जो ड्राइव्ड होता है, वो ब्राउन ब्लैक पिगमेंट का होता है। ठीक है, जो हीम प्रोटीन है ये, और कैसा कलर होता है उसका? ब्राउन ब्लैक कलर होता है उसका। कैसा कलर होता है? हीम प्रोटीन क्या करता है? ब्राउन ब्लैक पिगमेंट को ड्राइव करता है। ठीक है, और इस क्या कंटेन करता है? हीम और आयरन इन फेरिक फॉर्म। हीम को कंटेन करता है और आयरन को फेरिक फॉर्म में क्या करता है? कंटेन करता है एसिडिक इन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? एसिडिक हिमैटिन या हिमोजोइन बोला गया है। फिर से हम लोग लाइन देखते हैं, एसिड हिमैटिन और हिमोजोइन ऑल्सो कॉल्ड ऑफ मलेरियल पिगमेंट। क्या बोला जाता है इसको? इसको मलेरियल पिगमेंट भी बोला जाता है। और ये क्या करता है? ब्राउन ब्लैक पिगमेंट कंटेन ड्राइव करता है। ठीक है, और कंटेन करता है साथ में हीम आयरन। और आयरन किस फॉर्म में कंटेन करता है? फेरिक फॉर्म में। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में ये ऐसा मतलब प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? एसिड हिमैटिन इस हिमोजोइन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसका, हिमैटिन पिगमेंट इज सीन मोस्ट कॉमनली इन क्रोनिक मलेरिया। ये मोस्ट ऑफ द, जब क्रोनिक मतलब थोड़ा सीवियर मलेरिया हो जाता है तब उसमें दिखाई देता है, स्टार्टिंग के फेज में ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है कि हिमैटिन पिगमेंट जो है वो कॉमनली किस में दिखाई देता है? क्रोनिक मलेरिया में दिखाई देता है। और इन मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और अगर कभी किसी को मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ा दिया जाता है, जिसके ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है या अपोजिट ब्लड ग्रुप का है, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट हो जा रही हैं, तो उस केस में भी क्या है? पिगमेंट्स दिखाई देता है एसिड हिमैटिन। ठीक है, जिससे क्या, तो ब्राउन ब्लैक कलर का उसका ब्लड हो जाता है। बिसाइड द मलेरियल पिगमेंट कैन ऑल्सो बी डिपोजिटेड इन माइक्रोफेजेस एंड इन द हेपेटोसाइट्स। तो मलेरिया बिसाइड्स मतलब देखते हैं आगे पीछे का, तो मलेरियल पिगमेंट जो है ये डिपॉजिट होता है मैक्रोफेज में। हिपेटोसाइट्स सेल्स होती हैं जो कि लीवर में पाई जाती हैं। इसमें भी क्या होता है? ये उसमें जाके डिपॉजिट होते हैं, इनका सिक्रीशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक कलर जनरली दिख रहा है, ब्राउन कलर तो नहीं दिख रहा है। तो इन सेल को ही क्या बोला जा रहा है? इन सेल को ही बोला जा रहा है क्या? हिमैटिन या हिमेटोजोइन बोला जा रहा है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। तीन ही पॉइंट है इसमें जनरली। पहली बात, पहले पॉइंट में हिमैटिन और हिमोजोइन के बारे में बताया गया है कि जो कि एक मलेरियल पिगमेंट है, और हीमोप्रोटीन क्या करता है? ड्राइव करता है किसको? ब्राउन ब्लैक पिगमेंट को ड्राइव करता है, जो कि क्या कंटेन करता है? आयरन कंटेन करता है फेरिक फॉर्म में और एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ये पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट जो है तुम्हारा, दूसरा पॉइंट, हिमैटिन पिगमेंट इज सीन मोस्ट कॉमनली इन क्रोनिक मलेरिया। क्रोनिक मलेरिया सीवियर मलेरिया में दिखाई देता है। और दूसरा, जब मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, तो उसमें दिखाई देता है। ठीक, और तीसरा पॉइंट तुम्हारा वही, मलेरिया पिगमेंट कैन ऑल्सो भी डिपोजिटेड इन मैक्रोफेजेस। हिपेटोसाइट सेल में ये क्या होती है? डिपॉजिट जमा होती है मैक्रोफेज में, मतलब थोड़े बड़े बड़े उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, बिलिरुबिन है थर्ड पॉइंट। Bilirubin is the normal non-iron containing pigment present in the bile। तो बिलिरुबिन बेसिकली बाइल गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है, जो कि सॉरी गॉल ब्लैडर में इसका सिक्रीट होता है, और बाइल जूस में क्या होता है? प्रेजेंस होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, नॉन आयरन, मतलब आयरन इसमें नहीं होता है, बाइल जूस में आयरन नहीं होता, इसलिए नॉन आयरन कंटेनिंग इसको बोला गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक नॉन आयरन कंटेनिंग और प्रेजेंट केस में बाइल जूस में, ठीक है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोफाइलिंग रिंग ऑफ द हीम। ये हीम की जो प्रोफाइलिंग रिंग होती है वहाँ से ये बनता है, ठीक है। अब जो तुम्हारा हीम है वो किस में रहता है, वो हीमोग्लोबिन में रहता है, ठीक है। तो डिराइव फ्रॉम प्रोफाइलिंग रिंग ऑफ द हीम, मोइटली ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में मोस्ट ऑफ द ये रहता है, या इसको बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन को कवरिंग करता है। कौन कवरिंग करता है, प्रोफाइलिंग रिंग जो है, ठीक है। तो दो पॉइंट पढ़ लिया हमने इसमें कि पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन आयरन कंटेनिंग होता है बिल्रुबिन और प्रेजेंट होता है बाइल में, ठीक है। सेकेंडरी हमने पढ़ा प्रोफाइलिंग रिंग ऑफ द हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, डिराइव कहाँ से होता है, प्रोफाइलिंग रिंग ऑफ द हीम और जो मोइटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं, नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो जो नॉर्मल बिलिरुबिन है हमारे ब्लड में वो होना चाहिए 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं जॉन्डिस हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा ब्लड टूट रहा है इसमें, ठीक है। तो ये जॉन्डिस के सिम्टम होता है, अगर 1 मिलीग्राम से ज़्यादा हो रहा है तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ठीक। द फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन और हाइपर बिलिरुबिनीमिया कॉजेस एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड जॉन्डिस। अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है बिलिरुबिन ब्लड में, तो इसका मतलब क्या है, जॉन्डिस, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं, हाइपर बिलिरुबिनिया, मतलब कि हाइपर मतलब ज़्यादा बिलिरुबिन का क्या हो रहा है, कलेक्शन है, ज़्यादा बिलिरुबिन का मतलब मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। और इस क्लिनिकल कंडीशन क्या बोला जाता है, जॉन्डिस बोला जाता है। अब जॉन्डिस जनरली अगर ज़्यादा बिलिरुबिन डिपोजिशन ब्लड में स्टार्ट होता है तो आईज येलो हो जाती हैं, ठीक है, स्किन येलो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट हैं बिलिरुबिन, ये हमारे साथ ब्लड के में सर्कुलेट होता है और अलग अलग ऑर्गन में और अलग अलग बॉडी के पार्ट में पहुंचता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करता है, ब्लड की मात्रा कम होती जाती है और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे वीकनेस आने लगता है। और वीकनेस जब आता है तो और भी ऑर्गन इससे अफेक्टेड होने लगते हैं, लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, फिर वहाँ पे फैट एक्युमुलेशन होने लगता है, ठीक है। या फैट एक्युमुलेशन तुम्हारा होगा तो लीवर फैटी होगा तो लीवर से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बिलिरुबिन का बढ़ना एक नॉर्मल बात नहीं है, इसके लिए हमें तुरंत अगर हमें पता चल रहा है कि बिलिरुबिन हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ है तो तुरंत भी जो भी प्राइमरी मैनेजमेंट होता है डॉक्टर के पास जाके हमको कोई स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि बिलिरुबिन की जो रेंज है नॉर्मल ब्लड में वो आइडियली जो होना चाहिए वो हो जाए, और उससे पेशेंट को कोई सिम्टम दिखाई दे जॉन्डिस के, और न पेशेंट उससे परेशान होगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, प्रोफायरिन। Porphyrins. Porphyrins are a normal pigment present in the hemoglobin, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स, ठीक है। तो प्रोफायरिन जो होता है एक नॉर्मल पिगमेंट है, वो हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट रहता है, मायोग्लोबिन में भी प्रेजेंट रहता है और साइटोक्रोम में भी प्रेजेंट रहता है, तीनों में प्रेजेंट रहता है। प्रोफायरिया कंडीशन है, बीमारी के नाम बोल सकते हैं, इसे वैम्पायर डिजीज बोला जाता है। रिफर टू एन अनकॉमन डिसऑर्डर ऑफ इन बॉर्न एबनॉर्मलिटी ऑफ प्रोफायरिन मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, जो प्रोफायरिन का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वैम्पायर डिजीज इसलिए बोला गया क्योंकि वैम्पायर का काम होता है खून को चूसना, और ये धीरे धीरे क्या करता है, जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, इन एबनॉर्मलिटी आ जाती है प्रोफायरिन में, या मेटाबॉलिज्म प्रोफायरिन का डिस्टर्ब हो जाता है, तो पेशेंट के या चाइल्ड के अंदर जो ब्लड है ना, वो ब्लड की डिफिशेंसी होने लगती है, धीरे धीरे ब्लड कम होने लगता है, ठीक है। इसीलिए इसको वैम्पायर डिजीज बोला गया है, क्योंकि वैम्पायर क्या करता है, ब्लड चूस लेता है, ब्लड धीरे धीरे खत्म करता है, ऐसे ही अभी ब्लड को अंदर अंदर खत्म करते रहता है, ठीक। इट रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक डिफिशियंसी of one of the enzyme required for the synthesis of heme, resulting in excessive production of प्रोफायरिन्स, ठीक है।
तो इसके रिजल्ट से क्या होता है, जेनेटिक डिफिशियंसी की वजह से होता है ये। ठीक है, कोई एक एंजाइम होता है जो रिक्वायर्ड होता है, जिसका सिंथेस हीम की सिंथेसिस के लिए। और जब हीम का सिंथेसिस हो जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोफायरिन्स। ठीक है, अगर सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो उसके वजह से क्या होता है, प्रोफायरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। और प्रोफायरिन्स का प्रोडक्शन जब ज़्यादा होने लगता है तो प्रोफायरिन्स रिंग हीमोग्लोबिन में ज़्यादा होगी, तो और हीम जो प्रोटीन है वो कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से कि ब्लड की मात्रा कम होती चली जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैम्पायर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा लिपोफ्यूजन्स। ठीक है, लिपोफ्यूजन्स लिपोफ्यूजन्स तुम्हारा वियर एंड टीयर पिगमेंट। इसको हम लोग वियर एंड टीयर पिगमेंट भी बोल सकते हैं। जो पिगमेंट होता है जो उसको मतलब टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उस बचे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपोफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, लिपोफ्यूजन और लिपोक्रोम इज ए येलोविश ब्राउन इंटरसेलुलर लिपिड पिगमेंट। लिपोफ्यूजन या क्रोम बोला जाए तो ये क्या है, येल्विस मतलब पीले रंग का, थोड़ा पीले और ब्राउन इंटरसेलुलर लिपिड पिगमेंट। इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर रहने वाला। ठीक है, लिपिड पिगमेंट मतलब लिपिड से बना हुआ। ठीक है, लिपो का मतलब होता है फैट। और लिपोफिशिन का अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखें तो लिपो का मतलब होता है फैट और फिस्कस का मतलब होता है ब्राउन। ठीक है, तो हमेशा इसी से याद रख लो, लिपिड पिगमेंट, इंटरसेलुलर लिपिड पिगमेंट। ठीक है, फिस्कस का मतलब है ब्राउन, ब्राउन कलर का होगा। ठीक, येलोविश ब्राउन कलर का और लिपिड से बना हुआ होगा। ये हम ले मतलब इस वर्ड से ही देख सकते हो, लिपोफिशिन से। ठीक है, लिपो प्लस फिस्कस से बना है मिलके, तो लिपो का मतलब क्या है, लिपिड, और फिस्किन का मतलब है ब्राउन। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द पिगमेंट इज ऑफ्टन फाउंड इन एट्रोफाइड सेल्स ऑफ ओल्ड एज एंड हैज द नेम वियर एंड टीयर पिगमेंट। ये जो पिगमेंट है ये मोस्ट ऑफ द एट्रोफाइड सेल्स में होता है। जो ये एट्रोफाइड सेल्स मोस्ट ऑफ द ओल्ड एज वाले लोगों में होता है, जैसे कि दादा दादी जो भी होते हैं, जब बूढ़े होने लगते हैं उनकी स्किन देखोगे सिकुड़ी हुई होती है, और उसमें जो सेल्स होती हैं धीरे धीरे क्या कर रही होती हैं, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, धीरे धीरे वो सिकुड़ रही होती है। ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं एट्रोफाइड सेल्स बोलते हैं। इसीलिए इसको नाम वेयर एंड टीयर बोला गया, वेयर एंड टीयर पिगमेंट। क्योंकि जब ये सेल्स सिकुड़ रही होती हैं तो जो पिगमेंट है वो धीरे धीरे लॉस हो रहा होता है। ठीक है, कलर चेंज हो रहा होता है। अब हम बोल सकते हैं कि पिगमेंट का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है पिगमेंट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, वेयर एंड टीयर पिगमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझ में है। द पिगमेंट इज ऑफ्टन फाउंड इन एट्रोफाइड सेल्स। पिगमेंट किस में पाया जाता है, एट्रोफाइड सेल्स में पाया जाता है। और एट्रोफाइड सेल्स किस में पाई जाती हैं भाई, ओल्ड एज वालों लोगों में पाई जाती हैं। ठीक है, और ओल्ड एज में पाई जाती हैं और वहाँ पे क्या होता है, स्किन का कलर ढल रहा होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वियर एंड टीयर पिगमेंट। क्योंकि जो पिगमेंट वाले पार्ट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक है, इसलिए वियर एंड टीयर पिगमेंट बोला गया है इसे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ सीन इन द मायोकार्डियल फाइबर्स। इसको हम लोग किस में देख सकते हैं, मायोकार्डियल फाइबर्स में देख सकते हैं। हिपेटोसाइट्स लीडिंग सेल्स, हिपेटोसाइट में लीवर की जो सेल्स हैं लीडिंग सेल्स होती हैं मोस्ट ऑफ द। ठीक है, सॉरी, हिपेटोसाइट्स जो हिपेटोसाइट सेल्स हैं उसमें होगा। ठीक है, लीडिंग सेल्स जो हैं टेस्टिस में पाई जाती हैं। लीडिंग सेल्स में हम लोग देख सकते हैं। और न्यूरॉन्स के सिनाइल डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब वो क्या है कि एक तरह से कंडीशन है जिसमें पेशेंट की मेमोरी धीरे धीरे लॉस होने लगती है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, न्यूरॉन जो होते हैं बॉडी में उनका भी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी चेंज होने लगती है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स का एक सिनाइल डिमेंशिया पार्ट होता है। तो उस डिमेंशिया वाले पार्ट में जो न्यूरॉन होता है उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द किस में दिख रहा है, हिपेटोसाइट सेल में दिखता है, मायोकार्डियल फाइबर्स में दिखता है। मायोकार्डियल का ये हार्ट की एक लेयर होती है। ठीक है, मिड लेयर होती है मायोकार्डियल। मायोकार्डियल की इसमें होती है, हार्ट की एक लेयर होती है, तो जो फाइबर से बनी होती है। तो मायोकार्डियल फाइबर्स में पाए जाते हैं लिपोफ्यूजन। और हिपोटोसाइट्स में पाए जाते हैं लीवर की सेल्स में।
लीडिंग सेल्स टेस्टिस की लीडिंग सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, टेस्टिस की लीडिंग सेल्स में पाए जाते हैं। और सेनाइल डिमेंशिया एक कंडीशन है बीमारी की, सेनाइल डिमेंशिया, उस कंडीशन में जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन में भी ये पाया जाता है, ठीक है। आई होप इतना तुम लोग को समझ में आया होगा। आगे तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। However, the pigment may at time accumulate rapidly in different cells in wasting disease। तो ये इस पॉइंट का मतलब है कि जो पिगमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है किस में, वेस्टिंग डिजीज, जो डिजीज जिस डिजीज़ को जिससे सेल या मसल का वेस्टिंग हो रहा है, उन बीमारी में बहुत जल्दी से क्या होता है, इस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, लिपोफिशन का, ठीक है। अंडर रिलेटिंग टू एजिंग, मोस्ट ऑफ द जो एजिंग वाले ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं, जो जिनका एज क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, या बढ़ती एज वालों में जिनकी एज बढ़ रही है, और 70+ वालों में देखा जाता है ये उसमें बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, इसका कलेक्शन होता है। आगे हम लोग लिपोफिशियन का देखो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। ये लिपोफिशियन जो है, ये देख सकते हो ऐसे रेड रेड पैचेस पड़ रहे हैं ना, ठीक है। ये ओल्ड एज वाले का हाथ है, किसी ओल्ड एज व्यक्ति का हाथ है, और ये वाला हाथ किसी एडल्ट या बच्चे का हाथ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं लिपोफिशियन जो ये रेडनेस टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, ये ब्राउन ब्राउन ब्लैक कलर का दिखाई देता है, लिपिड कंटेनिंग होता है, जिसको मतलब लिपोफिशियन बोला जा रहा है, इसी का डिपोजिशन इसमें हो रहा है, ठीक है। तो जितना हम लोगों ने पढ़ लिया, तुम्हारा जो इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन था वो यहाँ पर फिनिश हुआ है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा क्विकली क्या करते हैं, क्विकली हम लोग अभी एक रिवीजन देखते हैं कैसे क्या था, ठीक है। अभी हम लोग कल जो जहाँ से छोड़े थे, जहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, वहाँ से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने हीमोप्रोटीन पढ़ा था, प्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या था, 4 टाइप्स के दिए गए थे, कौन से, हीमोसिड्रिन, एसिड हिमेटिन, बिलिरुबिन, प्रोफायरिन्स। तो बिलिरुबिन और प्रोफायरिन्स, इसको हम लोगों ने आज वाली क्लास में पढ़ा, और इसको हमने कल वाली ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या हीमोसाइड्रिन कितने टाइप्स का है। हीमोसाइड्रिन हम लोगों ने पढ़ा कि फेरेटिन होता है, आयरन कॉम्प्लेक्स, प्रोफ्रीन होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या था, हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे भाई, प्राइमरी वाला पढ़ा था और सेकेंडरी एक्वायर्ड पढ़ा था, ठीक है। प्राइमरी में इडियोपैथिक, हेरिडेटरी और क्रोमेटेसिस था, और सेकेंडरी में क्या था, क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमियाज था, स्लाइड ब्लास्टिक एनीमियाज था, एल्कोहलिक सिरोसिस था, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, एक एक को पहले क्लियर किया कि लोकलाइज हीमोसाइड्रोसिस, ठीक है। तो उसके बाद ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ लंग्स है रिजल्ट ऑफ स्मॉल हेमोरेजेस, जनरलाइज सिस्टमिक वाले का पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जनरलाइज भी 3 तरह का होता है। जनरलाइज में क्या होता है, इंक्रीज आरबीसी लाइसिस, एक्सेसिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव डाइटरी इनटेक, ठीक है। तो इसको भी हमने अलग से पढ़ा, इंक्रीज आरबीसी लाइसिस, आरबीसी का ब्रेकडाउन होना ज़्यादा हो जाता है इसमें, एक्सेसिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगता है इंटेस्टाइन से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक्सेसिव डाइटरी इनटेक, इसमें हम लोग डाइट आयरन कंटेनिंग डाइट ज़्यादा लेने लगते हैं, जिससे कि आयरन का क्या होता है, मात्रा बढ़ जाती है और एक्युमुलेट होने लगता है। तो ये 3 तरह के हम लोगों ने पढ़ लिए जनरलाइज में। फिर उसके बाद हम लोग का आता है एसिड हिमेटिन, ठीक है, एसिड हिमेटिन। उसके बाद तुम्हारा बिलिरुबिन आता है, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, प्रोफायरिन आता है, ठीक है। तो जनरली हम लोगों ने रिवीजन भी शॉर्टली 1-2 मिनट में मैंने करवा दिया आप लोगों को। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कन्फ्यूजन इसमें होना चाहिए, कि मुझे नहीं लगता जनरली तुम लोग को कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो इसमें देख भी सकते हो, हीमो जो था, हीमो को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, हीमो को हम लोगों ने जो तुम्हारा हीमो था, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने 2-2 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। जिसमें कि हीमोसाइड्रिन पहले था, हीमोसाइड्रिन, दूसरा तुम्हारा एसिड वाला जो कि आज तुम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जो कि ये है। तीसरा तुम्हारा ये बिलिरुबिन है,
चौथा तुम्हारा प्रोफाइलिन है। ठीक है, अब इसके भी आगे इनके पार्ट थे। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे अभी अपना एंड करते हैं क्लास को। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट का जो टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। तो इसमें मैंने एक बार और रिवाइज करा बता दे रहा हूँ कि सेलुलर इंजरी भी थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसमें क्या था, स्ट्रेस दे रहे थे सेल को हम लोग, अल्टर्ड फंक्शनल डिमांड था उसमें, जिसमें कि अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही थी सेल्स, लेकिन एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये चार चीज़ें वहाँ होती हैं। ठीक, उसके बाद अगर सेल में स्ट्रेस दे रहे हैं तो माइल्ड से मॉडरेट अगर दे रहे हैं तो इसमें क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो सेल क्या करती है, रिजनरेट करती है, सब सेलुलर एंट्रेशन आता है, इसमें इंटर सेलुलर एक्यूमुलेशन होता है। तो जो हम लोग इंटर सेलुलर एक्यूमुलेशन अभी पढ़ रहे हैं वो किस में होता है, एक चीज़ याद रखना, रिवर्सिबल सेल इंजरी में होता है। किस में होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, ऐसी सेल इंजरी जो ठीक हो जाए। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा बहुत डैमेज है अपने आप को रिकवर करके वो ठीक कर ले, तो ये इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन रिवर्सिबल सेल इंजरी में होता है। इस पॉइंट को याद रखना है आपको, कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन किस कंडीशन में होता है तो आप ये दिखाएंगे मोस्ट ऑफ द सेल इंजरी में होता है, और कैसी सेल इंजरी में, रिवर्सिबल सेल इंजरी में। ठीक है, और इधर इरिवर्सिबल सेल इंजरी में तो सेल डेथ ही हो जाती है, तो इसमें एक्यूमुलेशन का कोई चांस ही नहीं बनता है, तो डायरेक्टली सेल डेथ होती है। और इस ये होता कैसे है, सीवियर स्ट्रेस एंड परसिस्टेंट स्ट्रेस, मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो और या तो स्ट्रेस को क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, अगर इस पे फोर्स दिए जा रहे हो तो ये धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर में बदलेगा। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे हो जाएगा, फोर्स ये दे रहे हो, ये फोर्स दे रहे हो। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा पतली सी लेयर के फॉर्म में रह जाएगा, तो ये जब जितना उस पर प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, तो सेल तो डैमेज होती चली जाएगी ना। तो ये सेल इंजरी जो है तुम्हारा, तीन बता दिया मैंने, पहले अडेप्टेशन होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। ठीक है, रिवर्सल सेल इंजरी में क्या होता है, इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन होता है। अब इसमें भी एक बार मैं दोबारा रिपीट करा दे रहा हूँ। ठीक है, एबनॉर्मल इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन जो होता है डिवाइडेड, तीन ग्रुप में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला ग्रुप तुम्हारा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो सेल मेटाबॉलिज्म में कलेक्ट होते हैं, जैसे कि लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ठीक है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये किस में आते हैं, हमेशा हमेशा याद रखना है, ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, जिसमें तुम्हारा लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आ गया। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो किस में एक्यूमुलेट होते हैं, वो होते हैं एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म होते हैं, क्रेमाफमाइड्स, स्फेग्नोमाइलिन और अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में ये क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, तीसरा एक्यूमुलेशन होता है पिगमेंट्स का, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एंडोजीनियस पिगमेंट्स हो गए, जिसमें मिलेनिन, लिपोफ्यूसिन आते हैं, अभी लास्ट में पढ़ा था मैंने, ब्राउन ब्लैक पैचेस होते हैं। एक्सोजीनियस पिगमेंट में इंजेक्टेड पिगमेंट्स होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, इंटरनल मतलब बाहर के साइड से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के तुम्हारे एबनॉर्मल इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन बेसिकली थे, तीन ग्रुप, तो इसको भी मैंने बता दिया था। लिपिड और प्रोटीन के कलेक्शन से तुम्हारा लीवर क्या होता है, डैमेज होता है। लिपिड ज़्यादा अगर वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग अगर ज़्यादा खा रहे हैं, क्या ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो वो सब जाके कहाँ एक्यूमुलेशन होता है, लीवर पे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी लीवर बोलते हैं इस कंडीशन को। तो इसी तरीके से प्रोटीन भी क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। लिपिड हमारे आर्टरीज में भी होता है, जो क्या बोलते हैं, आर्टरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसको वजह से क्या होता है, आर्टरी की डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आर्टरी का जनरली अगर क्या है कि 5 सेंटीमीटर है, क्या 5 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर है, तो अगर इस पर कुछ लेयर प्रोटीन यहाँ कलेक्ट हो जा रही है और कुछ लेयर इधर से कलेक्ट हो जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये आर्टरी थोड़ा सा नैरो हो जाएगी ना। अब ये 5 के बजाय कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्या, डायमीटर।
तो अब इसमें से जो ब्लड फ्लो होगा, जो ब्लड फ्लो होगा तो वो क्या होगा, पतला रहेगा तो प्रेशर ब्लड का ज़्यादा रहेगा। मतलब सीधी सी बात है, नैरो स्पेसेस से अगर फ्लूइड को पास आउट कराया जाए तो वो जगह कम मिलेगा तो वो क्या करेगा, तेज़ी से जाएगा वो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, बीपी, हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। और जो कि हाइपरटेंशन अगर ज़्यादा ही इस तरह से आर्टरी पे प्रेशर पड़ने लगता है तो फिर क्या होता है, वो प्रेशर जाके किस पे, हार्ट पे पड़ता है, ठीक है। हार्ट पे जब पड़ता है तो हार्ट भी अब हार्ट फेलर या क्या बोलते हैं, कई बार अगर वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाए तो कार्डियक अरेस्ट, ये कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो लिपिड्स या फैट का एक्युमुलेशन मैंने आर्टरी में दिखा दिया, लीवर में भी दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद एंडोजीनस और एक्सोजीनस तो मैंने अभी बता ही दिया था। मिलेनिन, मिलेनिन में जैसे मिलेनिन का देखा है, विटिलिगो, जनरली वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं हाथ पैरों में, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं कि इन्फेक्शियस नहीं होती ये चीज़ें। ये जनरली क्या है कि वहाँ पिगमेंटेशन या तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है, और अगर वहाँ ब्लैक हो गया तो इसका मतलब कम डिपॉजिट हो गया है। तो ये इन्फेक्शियस नहीं होता, ये नॉर्मल होता है। बॉडी का पिगमेंट एक्युमुलेशन जो है कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, कहीं एक्युमुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डिस्कलराइजेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है बॉडी में कहीं, ठीक। बाकी अब नॉर्मल कंस्टिट्यूट जो तुम्हारा क्रेमामाइड, स्पेग्नोमाइलिन, अमाइलोपेक्टिन है, ये एक तरह से देखा जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन या इनके ब्रेकडाउन से जो भी एक्युमुलेशन होता है, उस तरह के एक्युमुलेशन के टाइप में आते हैं। और इनका खासकर इतना एक्युमुलेशन होता नहीं नॉर्मल कंडीशन में, ना एबनॉर्मल होता है, बहुत रेयर होता है। इसलिए हम लोगों ने इस पॉइंट्स को जो है यहाँ पे आगे ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा। बेसिकली हम लोग का क्या है कि एंड जो पिगमेंटेशन वाले एक्युमुलेशन होते हैं जो फिजिकली दिखाई देते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम और देख लेते हैं कैसे फैट जो एक्युमुलेट हो रहा है। देखो फैट कैसे हम लोग लेंगे, जनरली हम लोग डाइट से लेंगे, या हमारे मसल्स की जो एडिपोज टिश्यू हैं, ठीक है, या एसिटेट है, वो क्या करेंगे, फैट को फ्री करेंगे, ठीक है। वो आके एक जगह कलेक्ट होगा, वहाँ से वो स्ट्रीफाइड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रीफाइड होते हैं किसके प्रेजेंस में, तो अल्फा ग्लिसरोफास्फेट्स होता है एक उसके वजह से क्या होता है, उसके प्रेजेंस में ये स्टिफाइड होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। फिर लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन के प्रेजेंट में लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिपिड से बना है प्रोटीन, इसलिए इसको लिपिड प्रोटीन बोला गया है, ठीक है। और इस क्या करते हैं, लीवर से लिपोप्रोटीन सेल्स रिलीज होती हैं, और जो प्लाज्मा या ब्लड में क्या होते हैं, सर्कुलेट होती हैं, ठीक है। और दूसरा, स्मॉल अमाउंट इज कन्वर्टेड इनटू, कुछ फ्री एसिड का कुछ छोटा सा जो हिस्सा होता है वो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में भी क्या होते हैं, हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल में भी क्या है, कुछ कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल, दो तरह के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल में क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो थोड़ा सा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, और गुड गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, क्योंकि उनसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को पूरा रिवाइज भी करा दिया स्लाइड है। आई होप के समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।